Dear students, we are going to start the lecture of Energy Management and Conservation course lecture series. The lecture is 12.2 and the topic is Energy Efficient Motors. Energy Efficient Motors क्या होती हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं. Energy Efficient Motors are the ones in which design improvements are incorporated specifically to increase operating efficiency over motors of standard design. जो ऑलरेडी कन्वेंशनल डिज़ाइंस की मोटर अवेलेबल हैं उन मोटर्स में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज करने के लिए डिज़ाइंस इंप्रूवमेंट की जाती हैं और उन मोटर्स को कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स. डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग इंट्रिंसिक मोटर लॉसेस. जो उसके मोटर के लॉसेस हैं इंट्रिंसिक उनको रिड्यूस करना मकसद है फॉर द डिज़ाइनिंग. Improvements include the use of lower loss silicon steel. ऐसी सिलिकॉन स्टील बनाई जाए जो कि लॉसेस में रिडक्शन करें. अ लॉन्गर कोर टू इंक्रीज एक्टिव मटेरियल. कोर जो है उसको बड़ा कर दिया जाए ताकि एक्टिव मटेरियल बढ़ जाए. थिकर वायर्स टू रिड्यूस रेजिस्टेंस. थिनर लैमिनेशंस. ठीक है. स्मॉलर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. स्टेटर और रोटर के दरमियान जो एयर गैप है वो कम होना चाहिए. कॉपर इंस्टेड ऑफ एल्युमिनियम बार्स इन द रोटर. जो रोटर में एल्युमिनियम बार्स यूज होंगी उनको अगर एल्युमिनियम से हटाकर कॉपर बार्स को यूज किया जाए तो कॉपर की जो स्पेसिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हीटिंग एंड अदर क्वालिटी बेहतर है विद रिस्पेक्ट टू द एल्युमिनियम. सुपीरियर बेरिंग्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाएं कि जिससे हीटिंग और नॉइज़ का जो है वो ख़तरा कम हो जाए. एंड अ स्मॉलर फैन. अगर छोटा पंखा लगेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, पावर कम कंज्यूम करेगा. तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हैव एफिशिएंसीज दैट आर टिपिकली 3 to 6% पॉइंट्स हायर दैन द स्टैंडर्ड मोटर्स. जो भी स्टैंडर्ड मोटर्स हैं उनसे 3 से 6% तक जो है वो EM डबल EM जो मोटर्स हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. एफिशिएंसी एट लोड्स बिटवीन 75 to 100% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी. तो ये अच्छी खासी कैपेसिटी है कि 75 से 100 तक. ठीक है. रेटेड कैपेसिटी जो है वो लोड्स पे उसकी एफिशिएंसी होती है. फर्दर मोर एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हैव लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर. ये सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लोअर है एंड नॉइज लेवल्स भी इसके कम हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मोटर्स या जो कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड मोटर्स हैं. ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेलरेट हायर इनर्शिया लोड. जो हाई इनर्शिया लोड्स हैं उन पर ये एबिलिटी अच्छी है इसकी एक्सेलरेट करने की एंड आर लेस इफेक्टेड बाय सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस. और जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से या पावर क्वालिटी की वजह से जो मोटर पे इफेक्ट आता है वो भी लेस इफेक्ट होगा. अब मेजर्स अडॉप्टेड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू द लॉसेस जो हैं वो देखते हैं. मेजर अडॉप्टेड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एड्रेस ईच लॉस स्पेसिफिकली एज अंडर. पहले स्टेटर एंड रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस. दीज लॉसेस आर मेजर लॉसेस. ये प्योर लॉसेस हैं और आयरन लॉसेस हैं जो मेजर लॉसेस हैं and typically account for 55 to 60% of the total losses. जो कि total losses के 55 to 60% हैं. तो ये अच्छे खासे losses जो हैं ये contribute करते हैं. I square R losses are heating losses. ये जो है ये heat losses हैं जो कि result करते हैं from current passing through stator and rotor conductors या windings. ठीक है. तो ये जो losses हैं resistance ठीक है मल्टीप्लाई बाय विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट. ठीक है. जो स्केयर ऑफ करंट है जो कि स्टेटर और रोटर कंडक्टर्स में पास करता है. तो रिड्यूसिंग द मोटर करंट इज मोस्टली readily accomplished by decreasing the मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट. तो अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट को डिक्रीज किया जाए तो उससे क्या फायदा होगा. दिस इन्वॉल्व्स लोअरिंग द ऑपरेटिंग फ्लक्स. जो ऑपरेटिंग फ्लक्स है वो लोअर होगा
ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी एंड पॉसिबल शॉर्टनिंग ऑफ एयर गैप। और इसके अलावा जो एयर गैप है उसको अगर शॉर्ट कर दिया जाए या कम किया जाए, ठीक है, उससे भी जो लॉसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस आर अ फंक्शन ऑफ द रोटर कंडक्टर, जो कि एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। जो आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर लॉसेस जो हैं ये रोटर के कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर जो है ये अगर एल्यूमिनियम के हैं तो इसका मतलब है लॉसेस ज़्यादा होंगे। एंड द रोटर स्लिप भी इसमें शामिल है फॉर द इंडक्शन मोटर्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर कंडक्टर्स विल रिड्यूस द वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉपर की क्योंकि कंडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से मोटर जो होगी वो क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड जो है वो ऑपरेट करेगी, और उससे फायदा ये होगा कि आई स्क्वायर आर लॉसेज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कोर लॉसेस ये क्या हैं? कोर लॉसेस आर दोज फाउंड इन दी स्टेटर रोटर मैग्नेटिक स्टील, ठीक है। ये जो लॉसेस हैं ये स्टेटर रोटर मैग्नेटिक स्टील में जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ड्यू टू दी हिस्टैरिसीस इफेक्ट एंड एडी करंट इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स हैं जो कि कोर लॉसेस के अंदर मौजूद होते हैं ड्यूरिंग 50 हर्ट्ज मैग्नेटाइजिंग ऑफ द कोर मटेरियल, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज जो है वो मैग्नेटाइज करती है कोर मटेरियल को। दीज लॉसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, ये लोड पर डिपेंड नहीं करते, एंड अकाउंट फॉर 20 से 25% ऑफ द टोटल लॉसेस। द हिस्टैरिसीस लॉसेस विच आर अ फंक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं ये फ्लक्स डेंसिटी का फंक्शन है, आर बी रिड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग लो लॉस ग्रेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस। तो विद द यूज ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस लो लॉस क्वालिटी के हैं, जो कि लॉस जो है वो कम करेंगे। उससे फायदा होगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेस जो हैं वो कम किए जा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज अचीव्ड बाय सुटेबल इंक्रीज इन द कोर लेंथ ऑफ द स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। कि फ्लक्स डेंसिटी की जो रिडक्शन है वो इंक्रीज इन कोर लेंथ ऑफ द स्टेटर एंड रोटर है, इससे भी ये रिड्यूस की जा सकती है। और एडी करंट लॉसेस आर जनरेटेड बाय सर्कुलेटिंग करंट विद इन द कोर स्टील लैमिनेशंस, और इसी तरीके से दे आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग थिनर लैमिनेशंस, थिनर लैमिनेशंस को यूज करते हुए ये जो एडी करंट लॉसेस हैं इनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो एफ डब्ल्यू लॉसेस जो हैं ये रिजल्ट फ्रॉम बेयरिंग फ्रिक्शन है। तो अगर आपने कभी कोई ऐसी मोटर देखी हो कि जिसकी बेयरिंग जो है वो ख़राब हो जाए, तो एक तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी, नंबर दो पे उसकी साउंड नॉइज लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके साथ सामने खड़े होना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है अगर बेयरिंग जो है वो ख़राब हो जाए, वो फ्रिक्शन पैदा करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा ये किसकी वजह से होते हैं लॉसेस? विंडेज एंड सर्कुलेटिंग एयर थ्रू दी मोटर, और ये टोटल 8 to 12% ऑफ दी टोटल लॉसेस होते हैं। दीज लॉसेस आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। द रिडक्शन इन हीट जनरेटेड बाय स्टेटर एंड रोटर लॉसेस परमिट द यूज ऑफ स्मॉलर फैन, ठीक है। ये हीट जनरेशन को कम करने के लिए स्टेटर और रोटर लॉसेस में क्या कहते हैं कि स्मॉलर फैन जो है वो यूज किया जाए। द विंडेज लॉसेस आल्सो रिड्यूस विद द डायमीटर ऑफ फैन लीडिंग टू रिडक्शन इन द विंडेज लॉसेस। जो डायमीटर ऑफ फैन है उसको भी छोटा कर दिया जाए और पावर इनपुट भी जिसकी कम हो, जो मोर एफिशिएंट फैन हो, ताकि उसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी कम हो। द फाइनल वन इज स्ट्रे लोड लॉसेस आर कॉज्ड बाय लीकेज फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय द लोड करंट्स, ठीक है। जब लोड अटैच होगा तो इसका मतलब है लोड करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से लीकेज फ्लक्स जो है वो कास्ट होगी, और ये कहां पर होती है? लैमिनेशंस में, ठीक है। और ये 4 से 5% ऑफ दी टोटल लॉसेस होते हैं। दीज लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ स्लॉट नंबर्स, मोटर्स के जो स्लॉट ज्योमेट्री है टूथ की, या जो एयर गैप है उसको रिमूव करके या कम करके। तो ये एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के पावर लॉस एरिया है और उनकी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तो पावर लॉस एरिया आयरन का स्टेटर आई स्क्वायर आर, रोटर आई स्क्वायर आर, फ्रिक्शन एंड विंडेज, स्ट्रे लोड लॉसेस, और ये सारी वो एफिशिएंसीज हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो कि हम लास्ट 2 स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं।
उन्हीं से मिलती जुलती चीज़ें ही यहाँ मौजूद हैं, लेकिन समराइज करके यहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को लिख दिया है। तो आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको दोबारा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स जो हैं वो किस मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाई जाती हैं और उनमें कोई इल सूटेड, इकोनॉमिकली इल सूटेड या इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट्स हैं इनके, वो देख लेते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ रेटिंग्स एंड फुल लोड एफिशिएंसीज आर हायर देन 3 to 7% है, ये इतनी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, the cost of energy efficient motors are higher than those of standard motors। ये तो कंफर्म है, क्योंकि डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट की जाएगी एफिशिएंसी की, और उस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स को इंप्रूव किया जाएगा, तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली उसकी, इस मोटर की, एनर्जी एफिशिएंट मोटर की बढ़ जाएगी। द हायर कॉस्ट will often be paid back rapidly in saved operating cost। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से के थ्रू जो है वो जो हायर कॉस्ट मोटर की है वो रैपिडली जो है वो सेव की जा सकती है, क्योंकि जब एफिशिएंसी बेहतर होगी तो आउटपुट भी उसकी बेहतर होगी। पर्टिकुलरली इन न्यू एप्लीकेशंस और एंड ऑफ लाइफ मोटर रिप्लेसमेंट, या तो वो न्यू एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी, या मोटर रिप्लेसमेंट जो है वो लंबी हो जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। There may be certain cases which are generally economically ill suited to energy efficient motors। तो कुछ इकोनॉमिकली जो हम कह सकते हैं कि इल सुटेड जो हैं एरियाज हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स में मौजूद होते हैं। दे इंक्लूड हाईली इंटरमीडिएट ड्यूटी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे स्पेशल टार्क एप्लीकेशन सच एज हॉइस्ट एंड क्रेन्स, जो क्रेन्स वगैरह चलती हैं वो, ट्रैक्शन ड्राइव्स होती हैं, पंच प्रेसेस मशीन्स जो होती हैं, मशीन टूल्स एंड सेंट्रीफ्यूजेस, ठीक है। अच्छा, ये इनके लिए ये हम कह सकते हैं कि ये इल सूटेड इकोनॉमिकली है एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के लिए। और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ऑफ मल्टी स्पीड मोटर्स आर जनरली नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन जो हैं वो डिफरेंट रेटिंग ऑफ स्पीड्स के लिए अवेलेबल नहीं है। Furthermore, energy efficient motors are not yet available for many special applications, जैसा कि flame proof operation in oil field, fire pumps और very low speed applications just like 750 RPM से ब्लू की जो मोटर्स हैं वो, उनके लिए भी ये अवेलेबल नहीं है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग मोटर लॉसेस इन ऑपरेशन, ये क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटर की एफिशिएंसी पर असरअंदाज होंगे। सबसे पहले है पावर सप्लाई क्वालिटी। सो मोटर परफॉर्मेंस इज इफेक्टेड कंसिडरेबली बाय द क्वालिटी ऑफ द इनपुट पावर। तो इनपुट पावर की क्वालिटी से मोटर की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत हद तक जो है ये इफेक्ट होती है। दैट इज द एक्चुअल वोल्ट्स and frequency available at motor terminals in respect of the rated values, as well as voltage and frequency variations or voltage unbalance across the three phases। Voltage fluctuations can have detrimental impacts, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा impact है on motor performance, और ये जो harmful impacts हैं motor performance पर। Voltage unbalance, the condition where the voltages in the three phases are not equal। अगर थ्री फेज मोटर है और उन मोटर्स में थ्री फेज के जो वोल्ट हैं वो इक्वल नहीं हैं, कैन बी स्टिल मोर हार्मफुल टू मोटर परफॉर्मेंस एंड मोटर लाइफ। तो ये मोटर की जो परफॉर्मेंस और मोटर लाइफ पर काफ़ी हार्मफुल जो है वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अनबैलेंस टिपिकली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लाइंग सिंगल फेज लोड्स डिसप्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम वन ऑफ द फेजेस। अगर एक फेज ही को थ्री फेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और जो उससे जो हम ये कह लें कि ठीक तरीके से उसको प्रोपोर्शनल नहीं किए गए वन फेज से जो थ्री फेज बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा अनबैलेंस जो है वो होता है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ केबल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द केबल्स या डिफरेंट कंडक्टर्स की जो वैल्यूज हैं, गेजेस हैं, उनको अगर यूज किया जाए डिफरेंट साइजेस को, तो उसकी वजह से भी जो पावर सप्लाई की क्वालिटी है वो मुतासिर हो सकती है।
Standards specify that a motor should be capable of delivering its rated output with a voltage variation of plus minus 6%. के प्लस माइनस 6% के जो वोल्टेज वेरिएशन है वो मोटर जो है वो कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आउटपुट जो है वो रेटेड दे सके। और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो है वो प्लस माइनस 3% होना चाहिए। Fluctuations much larger than these are quite common in utility supplied electricity in Pakistan. हमारे मुल्क में और इसके अलावा जो इंडिया, बांग्लादेश और ये जो ममालिक हैं, यहाँ पर ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये प्लस माइनस 6% से भी ज़्यादा हो जाते हैं और ये क्वाइट कॉमन है इन आवर रीजन। सो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज अनबैलेंस ऑन मोटर परफॉर्मेंस क्या होगी? परसेंटेज voltage unbalance is defined as 100 into Vmax minus V average, मतलब Vmax और डेविएशन ऑफ V average डिवाइड बाय V average, जहां पर हम ये कह सकेंगे कि Vmax and V average are the largest and the average of the three phase voltage respectively। तो इस तरीके से परसेंटेज वोल्टेज अनबैलेंस हम मालूम कर सकते हैं। और किस तरीके से वोल्टेज अनबैलेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है? द ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज टू मिनिमाइज वोल्टेज अनबैलेंस इंक्लूड्स बैलेंसिंग एनी सिंगल फेज लोड्स इक्वली अमंग ऑल द थ्री फेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिंगल फेज लोड हैं उनको इक्वली तमाम फेज पर डिवाइड कर दिया जाए। और सेग्रीगेटिंग एनी सिंगल फेज लोड विच डिस्टर्ब द लोड बैलेंस एंड फेड देम फ्रॉम ए सेपरेट लाइन ट्रांसफार्मर। अगर किसी एक लोड से जो सिंगल फेज लोड है और ये उसे ये पता चल रहा है कि डिस्टरबेंस आ रही है लोड बैलेंसिंग में, तो सेग्रीगेट कर दें, उससे हटा दें और उसको फेड करें एक न्यू लाइन या ट्रांसफार्मर से। अब हम ये देखते हैं कि इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज अनबैलेंस ऑन मोटर परफॉर्मेंस, कि हम ये कहें कि हमारे पास पैरामीटर्स हैं दो, एक है अनबैलेंस इन करंट विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज और दूसरा है इंक्रीज टेम्परेचर राइज। और परसेंटेज अनबैलेंस इन वोल्टेज के हिसाब से इनमें क्या डिफरेंस आएगा? तो हम देख सकते हैं, अगर हम ये कहें कि वोल्टेज में 0.3% अनबैलेंस आया है, तो उससे अनबैलेंस इन करंट 0.4% आएगा और इंक्रीज टेम्परेचर 0%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.3% से वोल्टेज अनबैलेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम आते हैं 2.30 पे। अगर 2.30% अनबैलेंस वोल्टेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि 17.7% अनबैलेंस इन करंट आएगा और 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज टेम्परेचर राइज होगा। और इसी तरीके से अगर 5.4 पर आए तो देखें कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अनबैलेंस इन करंट 40% आ जाएगा और राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़कर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि परसेंट अनबैलेंस इन वोल्टेज से हमारे अनबैलेंसिंग करंट भी जो है वो मुतासिर होंगे और टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज जो है ये काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट पैदा करते हैं ऑन दी मोटर परफॉर्मेंस और मोटर क्वालिटी। अब दूसरी क्या है? रिड्यूसिंग अंडरलोडिंग। ये क्या है? मोटर लोडिंग की अगर हम बात करें तो लोडिंग ऑफ अ मोटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशंस। परसेंट लोडिंग इज इक्वल टू इनपुट पावर ड्रॉन बाय द मोटर एट एग्जिस्टिंग लोड। जो भी एग्जिस्टिंग लोड पर इनपुट जो है वो पावर ड्रॉन कर रहा है वो आएगी और डिवाइड बाय 3 अंडर रूट के वी आई कॉस थीटा। जो पावर फैक्टर भी आ गया और साथ में वी आई मतलब, और ये के किलोवाट की वजह से ये के वी और आई, और अगर इसको परसेंटेज में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूटिंग टू सब स्टैंडर्ड मोटर एफिशिएंसी इज दैट ऑफ अंडरलोडिंग। कि जब मोटर जो है वो अंडरलोडिंग पे चल रही हो तो उससे क्या होगा? मोटर की जो एफिशिएंसी है वो सब स्टैंडर्ड होगी, कॉमन प्रैक्टिस है। अंडरलोडिंग रिजल्ट्स इन लोअर एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर। इससे नुकसान क्या होगा? अंडरलोडिंग से एफिशिएंसी भी लो रहेगी और पावर फैक्टर भी लो रहेगा एंड हायर देन नेसेसरी फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फॉर द मोटर एंड रिलेटेड कंट्रोल इक्विपमेंट्स। और नुकसान क्या होगा कि जो उसकी कॉस्ट है मोटर की, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। मकसद कहने का ये है कि जो उससे काम लिया जा रहा है वो काम महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, और जो उसके कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड वो भी
जो हैं नुकसान में जा सकते हैं। अंडरलोडिंग ऑफ द मोटर मे आल्सो अकर फ्रॉम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट उससे चलाया जा रहा है उस मोटर से, अगर उसको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि उससे भी मोटर की अंडरलोडिंग जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। फाइनली, underloading also results from selecting a large motor for an application requiring high starting torque where a special motor designed for high torque would have been suitable। अच्छा, अंडरलोडिंग जहां हो सकती है कि अगर एक मोटर सिलेक्ट कर ली गई है, लार्ज मोटर, ठीक है, और फॉर एन एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन चाहिए थी हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए, ठीक है, और वो लार्ज मोटर जो है उसका फायदा इतना नहीं होगा अगर वहां पर एक स्पेशल मोटर लगाई जाए जो कि स्पेशली डिजाइन की जाए फॉर द हाई टार्क, वो बेहतर रहेगी। तो इस तरीके से भी अंडरलोडिंग जो है वो हो सकती है। तो इसकी किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं? ए केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ द लोड वुड डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द मोटर। उससे हम देख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द लोड से कि कैपेसिटी ऑफ द मोटर क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी सिलेक्टेड, जिसको हम सिलेक्ट करें मोटर को। Another aspect to consider is the incremental gain in efficiency achievable by changing the motor। कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी मोटर चेंज की जा रही है कि जिससे नेक्स्ट टाइम गेन को इंक्रीमेंट ना मिले, इंक्रीमेंटल गेन ना हो, बल्कि उल्टा गेन जो है वो माइनस में जाए या नुकसान में रहे। तो ऐसी मोटर जो है वो चेंज होनी चाहिए कि जो कि गेन, एफिशिएंसी में गेन दे, बेहतर हो, अचीव कर सके। साइजिंग टू वेरिएबल लोड, ये क्या है? इंडस्ट्रियल मोटर्स फ्रिक्वेंटली ऑपरेट अंडर वेरिंग लोड कंडीशंस। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं और वहां पर जो मोटर्स लगी होती हैं वो डिफरेंट जो लोड्स हैं वो वेरी करते हैं वहां पर, ड्यू टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट की वजह से। अ कॉमन प्रैक्टिस इन केसेस वेयर सच वेरिएबल लोड्स आर फाउंड इज टू सेलेक्ट अ मोटर बेस्ड ऑन द हाईएस्ट एंटीसिपेटेड लोड। मतलब क्या हुआ कि जो भी एंटीसिपेशन है लोड के हवाले से कि ये मैक्सिमम रहेगी, इससे ज्यादा लोड जो है वो मोटर को बियर नहीं करना पड़ेगा, तो उसको ज़हन में रखते हुए जो मोटर है उसको सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि अगर वेरिएबल लोड्स में हाईएस्ट लोड भी आ जाता है तो मोटर ऑलरेडी उस कैपेसिटी पर चलने के काबिल होगी, तो उससे नुकसान मोटर को नहीं होगा और ना ही मोटर हीट करेगी। द ऑप्टिमम रेटिंग फॉर द मोटर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो लोड ड्यूरेशन कर्व है उससे जो है वो मोटर की सिलेक्शन की जा सकती है ऑप्टिमम रेटिंग की। Thus, rather than selecting a motor, एक मेथड है जिसको यहां पर डिस्कस किया गया है कि selecting a motor of high rating that would operate at full capacity for only a short period। कि अगर हम ये बात करें, कोई ऐसी मोटर सेलेक्ट की जाए जो कि हाई रेटिंग की हो और वो ऑपरेट करे फुल कैपेसिटी पर शॉर्ट पीरियड के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं? अ मोटर वुड बी सिलेक्टेड, एक मोटर ऐसी सिलेक्ट की जाए विद अ रेटिंग स्लाइटली लोअर देन द पीक एंटीसिपेटेड लोड। एक मोटर ऐसे सिलेक्ट की जाए कि जो भी एंटीसिपेटेड लोड है पीक, उससे रेटिंग में थोड़ी सी कम हो। यहां पर क्या था कि हाई रेटिंग थी, ठीक है, और फुल कैपेसिटी पे चलती है थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसको अल्टरनेट तरीका अख्तियार करें कि हम जो पीक एंटीसिपेटेड लोड है या फुल कैपेसिटी है वो ना करें, बल्कि उससे थोड़ी कम कैपेसिटी की मोटर लेके, ठीक है, और उसको हम चलाएं एट ओवरलोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जो ओवरलोड पर थोड़े वक्त के लिए चलाएं। सिंस ऑपरेटिंग विद इन द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मोटर इंसुलेशन इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न इन ए मोटर ऑपरेटिंग एट हायर देन इट्स रेटेड लोड। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि मोटर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी हीटिंग या थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी के अंदर रहते हुए मोटर को चलाना, ठीक है, कि उसकी जो इंसुलेशंस हैं वो खराब ना हो, और कंसर्न इन ए मोटर ऑपरेटिंग एट हायर देन इस रेटेड लोड। अगर हम उसको हायर देन रेटेड लोड चलाएंगे तो इसका मतलब होगा कि थर्मल कैपेसिटी बढ़ सकती है और उससे मोटर की इंसुलेशंस जो हैं वो भी खराब हो सकती हैं। तो मोटर रेटिंग इज सिलेक्टेड एज विच वुड रिजल्ट इन द सेम टेम्परेचर राइज अंडर कंटिन्यूअस फुल लोड ऑपरेशन as the weighted temperature rise over the actual operating cycle।
अंडर एक्सट्रीम लोड चेंजेस, ये जो हमने लास्ट मेथड की एक बात की है कि जिसमें हम अंडर रेटिंग जो है वो मोटर लगा के उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चला लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? अंडर एक्सट्रीम लोड चेंजेस, दैट इज फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप्स, हाई इनर्शियल लोड्स, दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जो लास्ट में हमने देखी है, द मोटर रेटिंग इज अनसुटेबल सिंस इट वुड अंडर एस्टिमेट द हीटिंग दैट वुड अकर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उस मेथड को यूज करते हैं तो इसका नुकसान ये हो सकता है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम हीटिंग को, जो कि मोटर में अकर हो सकती है। अच्छा, वेयर लोड्स वेरी substantially with time, in addition to proper motor sizing, the control strategy employed can have a significant impact on motor electricity use। कि जो भी कंट्रोल स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है मोटर की कंट्रोलिंग के लिए, वो भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती है फॉर द मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए। ट्रेडिशनली मैकेनिकल मीन्स throttle valves in piping system have been used where lower output is required, और मोर एफिशिएंट स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म इंक्लूड मल्टी स्पीड मोटर्स। और इसके अलावा हमारे पास ये दो मेथड्स हैं, और जिसमें पहला है एडी करंट कपलिंग और जो दूसरा है वो हमारे पास है फ्लूइड कपलिंग। तो जो एडी करंट कपलिंग है ये है अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एडी करंट, ठीक है। तो ये एडी करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जो कि एडी करंट कपलिंग जो है एक मोटर में यूज किया जाता है, और इसे हम क्या कर सकते हैं कि टू चेक दी रॉड, जो रॉड हमारा लगा होता है उस पर जो लोड होता है वो हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे है हमारे पास ये है फ्लूइड कपलिंग, जो कि फ्लूइड कपलिंग जो है ये यूज टू ट्रांसमिट रोटेटिंग मैकेनिकल पावर, ठीक है। जो कि रोटेटिंग मैकेनिकल पावर है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, और ये क्या करती है प्रोवाइडिंग वेरिएबल स्पीड, ठीक है। और इसके अलावा हम इससे कंट्रोल्ड सॉफ्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं मोटर की, और मशीन ड्राइव्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लूइड कपलिंग जो है ये गाड़ियों में जो क्लचेस होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती हैं, कन्वेयर बेल्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा मशीन ड्राइव जो हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होती हैं। और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या स्पीड ड्राइव्स हैं वो भी वेरिएबल लोड को जो है वो एफिशिएंट कंट्रोल कर सकती हैं। पावर फैक्टर करेक्शन जो है वो मोटर में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल शंटेड, अगर हम पैरेलल पे लगाएं विद द मोटर, आर टिपिकली यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। द इंपैक्ट ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इंक्लूड रिड्यूसिंग केवीए डिमांड, तो उससे क्या फायदा होगा, हेंस रिड्यूस यूटिलिटी डिमांड चार्जेस, और रिड्यूस आई स्क्वायर और लॉसेस इन केबल अपस्ट्रीम ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हमारी रिड्यूस करेगी एनर्जी चार्जेस को। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल, ठीक है, जो क्या करेगी वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करेगी, इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, एंड एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि पावर फैक्शन करेक्शन करने से फायदा हो सकता है। The size of capacitor required for a particular motor depends upon the no load reactive KVR, जिसको हम KVA reactive KVA या KVR कहते हैं, जो कि मोटर ड्रॉन करती है, which can be determined only from no load testing of the motor. In general, the capacitor is then selected to not exceed 90% of the no load KVR of the motor. Higher capacitors could result in over voltages एंड मोटर बर्न आउट्स। तो हम ये ग्राफ देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से जो है वो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू आरपीएम कैपेसिटर जो है वो हमें सिलेक्ट करना होगा या मोटर की हार्स पावर के हिसाब से। तो यहां पर एक पावर फैक्टर करेक्शन में देख लेते हैं कि कैपेसिटर रेटिंग्स फॉर पावर फैक्टर करेक्शन बाय डायरेक्ट कनेक्शन टू इंडक्शन मोटर्स। तो alternatively, typical power factors of standard motors can provide the base for conservative estimates of capacitor ratings to use for different size motors। अब यहां देखें तो ये मोटर की डिफरेंट हार्स पावर की रेटिंग है। अच्छा, यहां पर हमारे पास ये है आरपीएम ऑफ द मोटर्स, और ये हमारे पास हैं केवीएआर कैपेसिटर रेटिंग। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अगर 5 हार्स पावर की एक मोटर है तो नंबर 1 पे फॉर दी 3000 आरपीएम मोटर, ठीक है, ये आरपीएम है 3000, तो 2 kVAR का कैपेसिटर चाहिए होगा।
और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएं, इस साइड पे जाएंगे, तो केवीएआर जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो हमारी स्पीड है मोटर की, ये रिड्यूस कर रही है। तो जैसे जैसे मोटर की स्पीड रिड्यूस होगी और कैपेसिटर की वैल्यू जो है, जो केवीएआर की जो रेटिंग है, वो बढ़ती जाएगी। तो यहां से अंदाजा हुआ कि जो हायर स्पीड मोटर्स हैं वो एफिशिएंट भी ज्यादा हैं। तो अगर हम यहाँ 25 की बात करें तो हम देखें 25 हार्स पावर पे अगर 3000 आरपीएम स्पीड है तो 6 केवीएआर का कैपेसिटर चाहिए। अगर 500 आरपीएम की स्पीड है तो 12 केवीएआर रेटिंग का कैपेसिटर चाहिए, जो कि बढ़ गई। इसी तरीके से अगर 100 हार्स पावर की बात करें तो 3000 आरपीएम के लिए हमें यहां पर 20 केवीआर चाहिए, और 500 के लिए जैसे ही मोटर की स्पीड कम होगी तो इसका मतलब ये होगा उसका पावर फैक्टर भी कम होगा, और इस तरीके से उसको इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग जो है वो केवीआर भी बढ़ जाएगी। तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।